द्वीप है। भृत हेमवत हरि विधे रम्यक हिरण्यैरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजिन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। पदम महापदम तेगिच्छ केसरी महापुंड्रिक पुंड्रका हृदास्तेषामूर्ति। प्रथमो योजन सहस्त्रायामस तदर्थ विस्कंभो हृदय। 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च। तन्निवासिन्यो देव्य श्री ह्रीं धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपमस्थितय सा सामानिक परिषत्का। गंगा सिंधु रोहि द्रोहिताश्य हरिद्वद्रिकांता सीता शीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदा सरितस तन्मध्यगाः। द्यो द्यो पूर्वा पूर्वगा शेषाश तव परगः। चतुर्दश नदी क्या हो गया? चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंध्या वादनयो नद्य। षडत् भर्त है षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार है षड चैकोन विंशति भागा योजन। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष धर वर्षा वर्षा विदेहांता। उत्तरा दक्षिण तुल्या भरत ऐरावत योर वृद्धि ह्रासो सठ समयाभ्याम उत्सर्पणि अवसर्पणिभ्याम। ताभ्याम परा भूमयो अवस्थिताः एक द्वि त्रि पल्योपम एकम स्थितो हेमवतम हारी वर्षक दैव कुर्वकः। यहाँ तक नहीं करा था अभी तक। तथोत्तरा विदेहेषु संख्ये कालः। यहाँ तक हुआ नहीं था। यहाँ तक नहीं पहुंचे ना अभी। पढ़ ले रहे हैं। अच्छा। भरतस्य विष्कम्भो जम्बू दीपस्य 90 शत भाग द्विधाति खंडे उत्तरार्धे च प्रांग मानुषोत्तरान् मनुष्य आर्या मलेच्छाश्च। भर्तैरावत विदेहा कर्म भूमयो अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। नरस्थिति परावत्रे त्रिपल्योप अंतरम मुहूर्ते त्रियंग योनि जानाम च। अरे बाप रे, अभी दीदी ने ज्वाइन तो नहीं किया ना। बहुत सारे हिसाब किताब दिए हुए। हाँ, जो सर से ऊपर है। चलो, ये तो हो गया। हम्म हम्म हम्म
मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् एतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। गद्यपिच्छ उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित यह ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र में हम तीसरा अध्याय समझ रहे हैं। जैसा जैसा आचार्य देव ने लिखा है उसके अनुसार हम समझते जा रहे हैं। चूंकि कर्णानुयोग का विषय है, थोड़ा थोड़ा सा गणित आदि का विषय है यह, तो थोड़ा सूक्ष्म विषय है, इसलिए उपयोग की एकाग्रता मांगता है यह विषय। यदि उपयोग एकाग्र रखें तो सभी को आसानी से समझ में आने वाला यह विषय है। बस केवल उपयोग की एकाग्रता, यही इसकी समझने की एक शर्त है। तो आप सभी उपयोग को एकाग्र करके ही यह सुने तो बिल्कुल आसानी से, अच्छी तरह से और जल्दी समझ में आ जाएगा। तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है। कल हमारी बहुत दिनों बाद कक्षा लगी थी, तो हमने पूरा विषय का रिवीजन किया था। और विषयों का रिवीजन करते करते हम काल तक पहुंच गए थे। उसमें हमने देखा था कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, और उसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पिणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल। ये हमारी चर्चा चल रही थी उस समय। देखो अब इसमें सूत्र नंबर 27 हमारा चल रहा है। भरत एरावत योर वृद्धि रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पण्यव सर्पिणीभ्याम ताभ्याम परा भूमयोवस्थिताः। 27, 28, 29, 30, 31 और 32। तो एक द्वित्री पल्योपम स्थितयो हेमवतक हारी वर्षकदेव कुरवकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्येय कालाः भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवतिशत भागः। ये वाले सूत्र हैं हमारे। छह सूत्र का एक समूह है। अभी आपने ये वाले सूत्र बोल लिए हैं क्या? 27 से 32 तक के बोल लिए हैं? ठीक है, चलिए तो अभी हम इसी को पढ़ते हैं। हाँ, एक बार सूत्र ये बोलिए। कोई नए व्यक्ति बोलिए इन छह सूत्रों को, 27 से लेकर 32 तक के। कौन बोलना चाह रहा है? वंदना जी बोलिए। जय जन दीदी। हम्म भरत ऐरावत्यो वृद्धिराशो षट् सम्याभ्याम उत्सर्पणे अपसर्पणेभ्याम ताभ्यामप्रा भूमियो अवस्थित एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितियो हेमबतक हारिवर्ष कदेव कुरवकः तथोत्तरः विदेहेषु संख्यकाला भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागः द्विघातकी खण्डे
पुष्करा वे चा। बस बस 32 तक का बोला था ना, बस ठीक है, इतना ही, इतने अभी चल रहा है हमारे, फिर आगे का हम पढ़ेंगे। चलिए, अब सबसे पहले तो कल जो हम बात कर रहे थे वो ले लेते हैं, क्योंकि ये आपको उससे चित्र से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दिखाई दे रहा है सभी को ये चित्र? वंदना जी, दिखाई दे रहा है चित्र? हम्म। चलिए, जी। अब हम इस, हाँ ठीक है, अब ये देख, कल हमारी बात चली थी कि 5 भरत और 5 एरावत कैसे होते हैं, तो वो समझाने के लिए मैंने ये चित्र आपको दिखा रही हूं मैं। अच्छा, ये वाला है ये, एक मिनट। ये तो गलत। अभी इसमें आपको कितने भरत और कितने एरावत दिखाई दे रहे हैं? तो इसमें ये एक, तो ये भरत क्षेत्र है, ये वाला पूरा, यहां से लेके, जिसमें 5 तो म्लेच्छ खंड है और एक आर्य खंड है। ठीक है, आप लोग बोलते जाइएगा, मुझे पता नहीं चल रहा है आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, मंजू जी, वंदना जी, ये दिखाई दे तीन रहा है? तीन दिख रहे हैं लेडी खंड। जी, 3 दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो इसमें ये 1 2 3 4 और ये 5, 5 तो म्लेच्छ खंड खंड है, और एक ये आर्य खंड है। भरत क्षेत्र पूरा है, लेकिन इसमें 5 म्लेच्छ खंड है और एक आर्य खंड है। ये बीच में विजयार्ध पर्वत है, उसके कारण ये खंडों में बढ़ गया है भरत क्षेत्र। तो उसमें से 5 म्लेच्छ खंड है और एक आर्य खंड है। सेम ऐसी ही रचना उत्तर में भी है। किसके? सुमेरु के उत्तर में ये रचना है। यहाँ पर भी एक आर्य क्षेत्र है और बाकी सब म्लेच्छ खंड है, आर्य खंड, और बाकी 5 म्लेच्छ खंड है। ये तो हो गया जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप में कितने भरत और कितने एरावत क्षेत्र हुए? 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र। अरे नहीं नहीं, एक एक, जम्बू द्वीप में तो एक ही एक भरत भरत है। और एक बराबर। हाँ, एक भरत और एक एरावत। अब इस जम्बू द्वीप से हम बाहर आए हैं यहाँ पर। अब वो मैं तो चित्र वाला निकालना भूल गई, ये आप देख लीजिए, या तो मैं बोर्ड पर समझा सकती हूँ, एक मिनट। एक ऐरावत क्षेत्र। हम्म ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? जी। एक ब्लर दिख रहा होगा अभी, एक मिनट। अब दिखाई दिया होगा, है ना? अब इसमें देखिए, ये जम्बू द्वीप है, ये पूरा गोल जो एक है, ये जम्बू द्वीप है। ठीक है, दिख रहा है मंजू जी? जी जी दीदी। अब इसमें हमने यहाँ पर एक भरत क्षेत्र और इधर ये एरावत क्षेत्र। थोड़ा छोटा हो गया क्या? ये एरावत क्षेत्र और ये भरत क्षेत्र। ऐरावत क्षेत्र। ठीक है, दिख रहा है? अरे आप लोग बोलेंगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। दिख रहा है दीदी, दिख रहा है दिखाई दे रहा है। दीदी। हम्म दीदी थोड़ा सा इधर हो रहा है साइड में ना, उस तरफ हो रहा, तो हाँ हाँ अब ठीक है। तो फिर अब मैं नहीं दिखूंगी ना, मतलब मैं देख नहीं पाऊंगी उसको। कोई एक मिनट। अब बात नहीं। हाँ अब वो अब तो बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, तो अब ये एक भरत और एक एरावत। एक एरावत। अब इसके बाहर क्या है, ये चूड़ी जैसे आकार का ये क्या है? लवण समुद्र। लवण समुद्र। वेरी गुड। ये एल लिख दिया यहाँ पर, लवण समुद्र का। अब इसके बाद ये एक और क्या है, ये ये धात की खंड। घात की खंड। वेरी गुड, घात की खंड। अब ये जो घात की खंड है, ये पहले जो जम्बू द्वीप था ना, उससे डबल विस्तार वाला लवण समुद्र था, और उससे डबल विस्तार वाला ये घात की खंड है। तो घात की घात की खंड कितना खंड। है? कितना योजन प्रमाण है घात की खंड? 4 लाख। चार। वेरी गुड, 4 योजन। 4 लाख योजन। हाँ, ये कितना था, 1,000 योजन। ये हाँ, 1 लाख था ना दीदी? जम्बू द्वीप कितना है? 1 लाख योजन। ठीक है, 1,00,000 योजन। और फिर ये 2 लाख, लवण समुद्र 2, फिर ये 4 लाख। 4। अब ये 4 लाख योजन है ना, तो ये, इसको ये समझ लो आप, ये ऐसा आधा पूर्व में और आधा पश्चिम में है। तो इधर की जो रचना है ये पूरी, ये 4 है ना, तो ये 2 लाख योजन में जो रचना है, वो सेम जम्बू द्वीप के जैसी ही रचना है। कल मैं आपको हम्म मैप और बता दूंगी, अभी आप इसमें समझ लीजिए। तो ये इसमें यहाँ पर ये एरावत क्षेत्र है। जैसा यहाँ पर ये एरावत है ना, ऐसा यहाँ पर है। इसमें यहाँ पर भी ये इधर भरत क्षेत्र है, जैसा यहाँ भरत क्षेत्र है ऐसा यहाँ भरत क्षेत्र है। हम्म दिख रहा है? और पास करें क्या? नहीं नहीं हो रहा। कितना दीदी दिखता है? है ना, इधर एरावत, इधर भरत, उधर और ऊपर एरावत। ठीक है, एरावत। ये इधर पूर्व दिशा का भरत हो गया। अब इधर पश्चिम दिशा में भी भरत है एक, ये भरत, भरत क्षेत्र। ऐसे ही पश्चिम दिशा में भी एक एरावत क्षेत्र भी है। ठीक है, कितने हो गए अब? कितने भरत और कितने एरावत टोटल? 4। अब 5 हो गए ना? नहीं, ये एक एक सॉरी, जम्बू द्वीप वाला और 4 ये। नहीं, एक एक का बताइए, भरत क्षेत्र कितने हुए? 2 2 हो गए ना दीदी? 3 3 हो गए दो ना। भर एक तो ये था और तीन, 2 तीन। हाँ हाँ। सॉरी, तीन। दो, तीन हाँ, 3 हो गए तीन थे। तीन। और 3 हम्म, ऊपर एरावत क्षेत्र भी 3 तीन ऊपर, हाँ। भरत क्षेत्र हो गए। तीन। ठीक है, अब हम्म। इसके बाद हम एक और चूड़ी बनाई हमने। ये क्या है? ये कालो कालोदरी दरी। समुद्र। वेरी गुड, तो इसको हमने के लिख दिया, कालोदरी। काल की कालोदरी समुद्र। एक चूड़ी और बनाई, तो ये क्या है? अर्ध पुष्कर पुष्करार्ध द्वीप। द्वीप। हम्म, पुष्कर द्वीप। पुष्करार्ध द्वीप। पुष्करवर द्वीप, हमने पी लिख दिया इसमें। अब ये बताइए, ये पुष्करवर द्वीप कितना बड़ा है? 16 योजन, हाँ, 16 लाख 16 योजन का। 16 लाख योजन पक्का? का। हाँ, पूरा पूरा पुष्करवर द्वीप 16 लाख योजन का। 16 लाख योजन का। 16 लाख का। अब इसमें बीच में मानुषोत्तर पर्वत है, बिल्कुल बीच में, हम्म। पूरी दूर। आपने मैप में भी देखा होगा, ये पूरी दूर ये हम्म। मानुषोत्तर पर्वत है, बीचों बीच। तो इसका हम्म। मतलब कि ये पुष्करवर द्वीप आधा, तो आधे की कितना योजन हो गया आधा? आधे के माप 8 8 लाख 8 लाख। योजन। 8 लाख योजन। 8 लाख योजन। अब इस जो ये आधा है ना, उसमें भी यहाँ पर इसकी रचना जम्बू द्वीप जैसी ही है। अंदर की रचना पूरी जम्बू द्वीप जैसी है। तो इसमें यहाँ पर ये आधे में भी, यहाँ पर ये कौन सा क्षेत्र है? भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र। पूर्व में भी और पश्चिम में भी। और एरावत क्षेत्र का भी ऐसा का ऐसा ही है। पूर्व में भी और पश्चिम में भी, दोनों में एरावत क्षेत्र है। तो ये पूरा पश्चिम कहलाएंगे दीदी? हाँ, इधर इधर का अपने यहाँ। पोर्शन पूर्व है, हाँ, और अच्छा, इधर इस तरफ का। पश्चिम। इधर इस का तो पक्ष। ये दोनों इधर इधर रहेंगे। ये उत्तर है हाँ। और ये दक्षिण है। ये पूर्व है इधर का पूर्व, और इधर का पश्चिम है। तो ये हम ऐसे, एक पूर्व दिशा का भरत क्षेत्र, एक पश्चिम दिशा का भरत क्षेत्र, ऐसा। तो यहाँ पे हम्म भी 2 एरावत क्षेत्र भी हो गए और 2 भरत क्षेत्र भी और हो गए, क्योंकि इसके बाद तो फिर मनुष्य है ही नहीं। यहीं तक है मनुष्य, पुष्करार्ध तक ही मनुष्य रहते हैं, और यहाँ तक ही ये रचनाएं हैं। तो ये कितने हो गए अब भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र?
पांच 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 टोटल कितने भारत क्षेत्र है? पांच दीदी भरत पांच हो गए पांच ना? भरत 5 भरत और 5 एरावत। हाँ, पांच पांच चढ़ा हो गए। गए। तो हम पढ़ रहे थे ना अभी तक कि 5 भरत और 5 एरावत, वो कैसे हुए? इस तरह से हुए। ढाई द्वीप तक, ढाई द्वीप के हैं वो 5 भरत और 5 एरावत। उत्तर ढाई द्वीप क्षेत्र। में 5 भरत क्षेत्र है और 5 एरावत क्षेत्र। आगे के द्वीपों में भी होंगे क्या दीदी भरत एरावत? किसमें? आगे और आगे के द्वीपों में भी होंगे क्या? नहीं, क्योंकि नहीं, वहां पे वो मनुष्य ही नहीं है ना भाई। ये कर्म भूमि भोग भूमि किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। आर्यखंड म्लेच्छ खंड किसके लिए है? तो जहाँ आर्य मनुष्य है वहां आर्य खंड है, जहाँ म्लेच्छ मनुष्य रहते हैं वहां म्लेच्छ खंड है। तो आगे तो मनुष्य ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर किसी भी टाइप का ये क्षेत्र नहीं है। ठीक है। कल मैप में और देखना, आप जो ढाई द्वीप का मैप है ना उसमें बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ढाई द्वीप वाला मैप देखना, जम्बू द्वीप वाला नहीं, ढाई द्वीप वाला। अब ये जो 5 भरत और 5 एरावत हैं, इन पांचों भारत क्षेत्र में तीर्थंकर जन्म लेते हैं, है ना, तीर्थंकर होते हैं। तो कितने हो गए? 5 भरत के 5 तीर्थंकर, 5 एरावत के 5 तीर्थंकर, तो कितने हो गए? 10 तीर्थंकर। और अब इनको भूत भविष्य और वर्तमान की तीन तीन 24 ले लो। भूतकाल के 3 24, मतलब 24 तीर्थंकर, भविष्य के 24 और वर्तमान के 24, तरह से 24 तीर्थंकर ले लो। तो कुल ये 720 तीर्थंकर हो जाते हैं, है ना। 5 भरत 5 एरावत के ले मिलाकर ये 720 तीर्थंकर हो जाते हैं। मतलब इंटू 24 कर दो उसको, 30 इंटू 24 करोगे तो कितना आएगा? 720। तो ये 720 जो हम करते हैं ना, 720 तीर्थंकरों की पूजा करते हैं हम, तो वो यही 720 है। चलिए, अब हमारी पहले क्या चर्चा चल रही थी, इसमें आ जाओ वापस, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे अब अगले सूत्र में। हाँ, पेज नंबर 263 निकाल लीजिए। मुझे वो मैप बताना रह गया, लेकिन अच्छा चलो, इसमें ये तो दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसमें मैप में आ, ये है ना। अरे, ये देखो, ये देवकुरु दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है देवकुरु। जी यहाँ जी। पर ही विदेह क्षेत्र में, है ना। और ऐसा का ऐसा ही इधर उत्तर उत्तर कुरु, पूर्व। देवकुरु और हम्म। उत्तर कुरु, ये दोनों ही उत्तर उत्कृष्ट पूर्व। भोग भूमि है। उत्कृष्ट भोग भूमि बोले तो पहले काल जैसी व्यवस्था, सुखमा सुखमा काल यहाँ पर चलता है हमेशा। हमेशा एक जैसा ही काल चलता है यहाँ पर। और ये हरि क्षेत्र और ऐसा का ऐसा ही उधर हिरण्यवत, है ना। ये देखो हरि और रम्यक। अरे ये, हम्म। इधर हरि क्षेत्र है और उधर रम्य क्षेत्र है। तो इन दोनों में ही कौन सा काल रहता है? मध्यम भोग भूमि। मध्यम भोग भूमि। मध्यम भोग भूमि मतलब दूसरा काल, दूसरा काल। है ना, हमेशा ऐसा रहेगा। हम्म। काल ये क्या होता है? मध्यम भूमि और मध्यम भोग भूमि, भोग भूमि होता ही क्या है? तो भोग भूमि उसे कहते हैं जहां पर कल्प वृक्षों की व्यवस्था होती है और जहां पर केवल भोग की ही प्रधानता रहती है। वहां पर कर्म नहीं रहता, भोग ही भोग रहता है, उसे भोग भूमि कहते हैं। तो जो पहला काल है सुकमा सुकमा, वहां पर ये उत्कृष्ट भोग भूमि, मतलब सबसे ज्यादा भोग उस पहले काल में होता है। और वही देवकुरु और उत्तर कुरु में भी वही उत्तर वैसा पूर्व का में। वैसा ही है, मतलब पहला ही काल वर्तता है हमेशा।
और कर्म भूमि जो होती है वहां पर असीम असी कृषि ये सब होते हैं। वाणिज्य विद्या मतलब लोगों को कमाना होता है, कमा कर खाना होता है, ये सब काम होते हैं। और भोग भूमि में केवल भोग ही भोग रहता है, कार्य कुछ भी नहीं करना होता। नेट अटक रहा है। और ये जो कल्प वृक्ष होते हैं ना, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, वहां उन कल्प वृक्षों से भोग सामग्री मिलती है। अब ये कल्प वृक्ष कैसे होते हैं कि कल्प वृक्ष जैसे तुर्यांग नाम का कल्प वृक्ष है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, तो तुर्यांग नाम का कल्प वृक्ष है। तो वहां जाकर इच्छा करते हैं कि हमें तुर्यांग मतलब वाद्य यंत्रों से संबंधित, तो हमें हारमोनियम चाहिए, तो वो ये लो हारमोनियम, वो उसी समय हारमोनियम दे देगा। हमें वायलिन चाहिए तो वायलिन दे देगा। हमें पियानो चाहिए तो पियानो दे देगा। हर प्रकार के वाद्य यंत्र तुर्यांग नाम का कल्प वृक्ष देता है। ऐसे एक होता है सूर्यांग, तो वो वहाँ उसके कारण रोशनी रहती है सारी दूर, है ना। और कल्प वृक्षों के कारण मतलब रात और दिन का भेद पता नहीं चलता, इतना इतना उजाला रहता है वहां पर। और ऐसे ही भोजन वाला कल्प वृक्ष होता है। एक आभूषण हाँ, वाला कल्प वृक्ष होता है, तो उसमें हम जैसा आभूषण चाहे वैसा वो बनाकर देता है। उसके कुछ एक पानांग नाम का कल्प वृक्ष है, पानांग। तो वो पेय पदार्थ देता है। 32 प्रकार के पेय पदार्थ देगा, जैसे गन्ने का रस चाहिए, हमें लस्सी चाहिए, ऐसे। तो ये सब शास्त्रों में वर्णित है कि 32 प्रकार के पेय पदार्थ वो पानांग नाम का कल्प वृक्ष दे देता है, हमारी इच्छा इच्छा करने पर। एक बात इसमें विशेष ये है कि हमें इच्छा तो करना पड़ेगी, मांगना तो पड़ेगा कल्प वृक्ष से, है ना। एकमात्र दुनिया में धर्म ही ऐसा है जो बिना मांगे सुख देता है, क्योंकि कल्प वृक्ष भी मांगने पर ही वो जो तथाकथित सुख है वो दे देता है। तो बिना मांगे सुख देने वाला तो एकमात्र जिन धर्म ही है। तो ये जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं वो भोग भूमि में पाए जाते हैं। दीदी मध्यम और जघन्य में क्या कल्प हाँ, वृक्ष कम हो जाते हैं? जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भोग भूमि, ये 3 प्रकार की भोग भूमि है। तो जो पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल है, वही वही वाली यहाँ पर व्यवस्था है। तो पहले काल से थोड़ा सा कम भोग दूसरे काल में और थोड़ा सा कम तीसरे काल में, ऐसा। वही अंतर इसमें है, उत्कृष्ट जघन्य, उत्कृष्ट हम्म, मध्यम और जघन्य में वही अंतर है ना। अब इसका आपको डिटेल पढ़ना हो तो डिटेल तो बहुत सारा है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या क्या अंतर है वो पूछना चाह रहे थे ना, तो वो देख लेते हैं हम। हम्म, हम्म, अच्छा। इसमें दीदी आहार हम्म। और जीवों की आयु, शरीर की ऊंचाई हाँ, वो और सब ज्यादा इन ज्यादा। सब में हाँ ये सब अंतर हो जाता है। हम्म। ये मेरे पास किताब है एक छोटी सी, उसमें लिखा है हाँ, कि सब ग्रंथों में, ये तो इसी में जिसमें अपन पढ़ रहे हैं उसमें भी है। देखो, सुकमा सुकमा काल में क्या होता है, ये चार चार कोड़ा कोड़ी सागर का, इसमें मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 2 पल्ले, काय 2 कोस ऊंची, और बढ़ते बढ़ते अंत में आयु 3 पल्ले की और काय 3 कोस ऊंची होती है सुकमा सुकमा काल में। तो ये पहला काल है। फिर सुकमा काल जो दूसरा काल है, इसमें 3 कोड़ा कोड़ी सागर का काल रहता है। इसके मध्यम भोग भूमि काल के प्रारंभ में मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले, देखो अभी अपन जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसमें भी दिया है ये पूरा, यही अंतर है इसमें, है ना। पेज नंबर 3 पर ये दिया है, आप हम्म, सब देख लीजिए। कौन सा? 263 पर। 263, 263।
है ना। अब इसमें काल के हिसाब से पहले काल में क्या होता है कि प्रारंभ में 3 पल्ली की आयु रहती है, अंत में 2 पल्ली की हो जाती है। और ऊंचाई प्रारंभ में 3 कोस की रहती है और अंत में 2 कोस की हो जाती है। इतनी हाइट वाले लोग रहते हैं। और उसमें भोजन कितना रहता है? 4 दिन में एक बार भोजन करता है पहले काल वाला जी। और कितना भोजन? बेर के बराबर, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम भोजन करता है। फिर दूसरे काल में 2 पल्ले की आयु और 2 कोस की हाइट। और भोजन एक दिन के बाद एक लेता है भोजन। रोज रोज भूख नहीं लगती, एक दिन के बाद एक भोजन लेता है। और बहेड़ा फल के बराबर भोजन लेता है, मतलब वो भी बहुत ही कम है। बेर से थोड़ा ज्यादा है लेकिन फिर भी बहुत कम है। उतना सा अन्न लेता है वो एक दिन के अंतराल से। फिर तीसरे काल में 1 दिन के अंतर से आंवला के बराबर भोजन लेता है। और 1 पल्ली की आयु रहती है और 1 कोटि पूर्व तक की रहती है। फिर 1 कोस का हाइट रहती है और 500 धनुष की हाइट रहती है तीसरे काल में। 1 कोस से लेकर 500 धनुष तक के लोग रहते हैं, जैसे अभी है ना। अभी देखो यहाँ पर कोई तो व्यक्ति 6'1" हाइट का है, कोई व्यक्ति 5'1" हाइट का है, कोई 4'11" की हाइट के। तो सब तरह के लोग हैं। ऐसे वहां पर भी ऐसा, मतलब कोई तो 2 कोस, कोई तो 1 कोस जितनी हाइट का है, कोई 500 धनुष की जितनी की हाइट का है। लेकिन काल के अंत तक आते आते वो हाइट कम होती ही जाती है और 500 धनुष की काया ही रह जाती है। और भोजन एक दिन के अंतर से लेते हैं और आंवला आंवला जितना भोजन लेते हैं। ये भी बहुत कम है। ये अंतर है। उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग भूमि में भी यही अंतर होता है। मतलब ये जितने भी देव कुरु और उत्तर कुरु दिखाई दे रहे हैं हमको, इसमें सबकी आयु कितनी है? 3 पल्ले की आयु है और हाइट 3 कोस की है। और बेर के बराबर आहार रहता है इनका, जो यहाँ पर देव कुरु। चौथे दिन, वो भी चौथे दिन। वो भी चौथे दिन, हाँ। ठीक है। अब चौथे काल में क्या होगा? 1 कोटि पूर्व की आयु है और कम से कम 120 वर्ष की आयु है। और हाइट 500 धनुष से लेकर 7 हाथ तक की हाइट है। 500 धनुष की कौन से तीर्थंकर की आयु थी, हाइट थी? किसकी हाइट थी 500 धनुष की? डी आदिनाथ भगवान। हाँ, आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की आयु थी। और महावीर भगवान की कितनी थी? 7 हाथ। 7 हाथ। 7 हाथ। वही देखो, इसमें दोनों वही की वही लिखे हैं। 500 धनुष चौथे काल में, 500 धनुष। और अंत तक आते आते 7 हाथ की आयु हाइट रह जाती है। पांचवें काल में 120 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष तक की रह जाती है फिर। और 7 हाथ से लेकर 2 हाथ तक के ही रह जाएंगे अब धीरे धीरे, है ना। और छठे काल में 20 वर्ष की आयु हा- अधिकतम है। और उससे कम मतलब 15 वर्ष की आयु कम से कम, मतलब इतनी कम आयु हो जाएगी। और हाइट कितनी होगी? 2 हाथ से लेकर 1 हाथ जितनी ही आयु, हाइट ही रह जाएगी, ऊंचाई। और भोजन पांचवें काल भोजन में तो तो, चौथे काल में तो कई रोज बार। 1 बार भोजन करना होता है। और पांचवें काल में कई बार भोजन करना पड़ता है। तो कई बार करते बार हैं बार, या अरे कम एनर्जी फील हो रही है, कुछ खाना पड़ेगा। शुगर डाउन चली गई, शुगर की फांकी मारो। और दिन भर हाँ। भोजन करके उठे हैं, अब सौंफ खाओ। अरे नमकीन खा लिया है तो मीठा खाओ, मीठा खा लिया तो नमकीन खाओ। अब भोजन किया, अब जूस पियेंगे, थोड़ी देर से ये खाएंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, दिन भर चलता ये है। वाला तो होता है इसलिए ना अभी तक। पांचवें काल का मनुष्य कई बार आहार करता है। और छठे काल में क्या होगा आहार का स्थिति? अति प्रचुर अति वृत्ति, मनुष्य, नग्न, मछली इत्यादि के आहार, मुनि श्रावकों का अभाव, धर्म का नाश। मतलब अगर आप इसका छठे काल का वर्णन पढ़ लोगे ना, तो पढ़ते ही रह जाओगे, ऐसी स्थिति है। वहां तो ऐसा होगा कि जैसे कोई मनुष्य जा रहा है, नग्न मनुष्य दिखा, उसका सिर पकड़ के घुमाया, उसको पकड़ के खा लिया। ये स्थिति आने वाली है छठे काल में। चलो उठो और इसको खाओ।
है ना। मतलब कुछ भी विवेक नहीं रह जाएगा, बहुत ज्यादा आसक्ति वाला परिणाम हो जाएंगे छठे काल में। अति प्रचुर प्रवृत्ति, किसमें? विषयों में प्रचुर प्रवृत्ति रहती है। मनुष्य, नग्न, मछली इत्यादि के आहार, मुनि श्रावकों का तो अभाव ही हो जाएगा, वो धर्म का सर्वथा नाश हो जाएगा। ऐसा छठा काल है। मनुष्य नग्न रहेंगे उस वक्त, ऐसा लग रहा है मुझे। ये नहीं, ये मनुष्य मनुष्य का भी आहार बन जाएगा। और नग्न का क्या मतलब है? नग्न, नग्न का आहार होगा। और पढ़ेंगे इसको, हाँ। है ना। इसमें देखते कल जाओ तो जरूरत पड़ेगी ना, तो पट्टी लेना मेरी वाली रखिए मछली इत्यादि के आहार। तो जी। ठंड लग रही भी आते समय तो ले जाओ। अच्छी लग रही पट्टी ले जाओ तो चल। हाँ, ठीक है, ये बात सही है। वो मनुष्य नग्न रहते हैं। धुआं के समान अति काले शरीर वाले वे जीव धन, वस्त्रादि सारभूत वस्तुओं से रहित नग्न रहते हैं। वे दिन में अनेक बार अति प्रचुरता से मिट्टी का आहार करते हैं। मिट्टी भी खा लेते हैं वो। ठीक है, तो ये ऐसे काल की स्थिति रहेगी। छह काल की स्थिति यहां पर बताई। अब आ जाइए 28 नंबर के सूत्र पर अन्य भूमियों की व्यवस्था। 27 नंबर के सूत्र में हमने देख लिया कि भरत और एरावत क्षेत्र में छह काल का परिवर्तन है, और बाकी कहां पर किस किस प्रकार का परिवर्तन है वो भी हमने सब देख लिया था। अब अन्य भूमियों की व्यवस्था, भरत और एरावत को